सर मैं आज की इस क्लास और इस डीप डाइव के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। बहुत बढ़िया। नमस्ते क्लास। आज हम इस डीप डाइव में एनिमल किंगडम यानी जंतु जगत पर चर्चा करेंगे। जी। हम एक एक करके इन स्लाइड्स को देखेंगे और समझेंगे कि जीवों का वर्गीकरण कैसे होता है, उनके क्या विशेष गुण हैं और एग्जाम के नजरिए से क्या जरूरी हैं। तो चलो शुरू करते हैं। बिल्कुल सर। चलो सबसे पहली स्लाइड देखते हैं। जी। देखो, इस स्लाइड पर एक 3D विजुअल दिख रहा है जिसमें एक ट्रांसपेरेंट कोशिका मतलब सेल के अंदर का हिस्सा दिखाया गया है। ओके, हाँ दिख रहा है। इसमें न्यूक्लियस, जिसे हम केंद्र कहते हैं, और बाकी ऑर्गेनेल्स साफ तौर पर हाईलाइट किए गए हैं ताकि हम इसकी संरचना को समझ सकें। राइट। इस स्लाइड का विषय है कोशिका, जीवन की आधारभूत इकाई। इसमें बताया गया है कि कोशिका सजीवों के शरीर की सबसे छोटी, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। अच्छा। और विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिका का अध्ययन किया जाता है उसे साइटोलॉजी यानी कोशिका विज्ञान कहते हैं। इसके जनक रॉबर्ट हुक हैं। सर यहाँ एक टर्म है संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, इसका क्या मतलब निकलता है? स्लाइड के अनुसार देखो, इसका निष्कर्ष ये है कि किसी भी लिविंग बीइंग या सजीव के शरीर की बनावट यानी संरचना और उसके सारे काम यानी क्रिया इसी सबसे छोटी यूनिट से होते हैं, मतलब कोशिका से होते हैं। ओह, समझ गई। सर इस रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स में क्या इंपॉर्टेंट है? एग्जाम के नजरिए से इसमें दो बहुत महत्वपूर्ण MCQ है। पहला प्रश्न है कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ओके। इसका सही उत्तर है बी, साइटोलॉजी। दूसरा प्रश्न है कि जीवों की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है। सही उत्तर है सी, कोशिका। आपको एग्जाम में ऐसी ही सीधे टर्म्स याद रखनी है। जी सर, याद रहेगा। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। जी सर। दर्शाता है। राइट। इसकी हेडिंग है जीव विज्ञान और वर्गीकरण का आधार। इसमें जीव विज्ञान की मुख्य शाखाओं का जिक्र है। पहला, जंतु विज्ञान यानी ज़ूलॉजी, जिसके जनक अरस्तु हैं। ओके, अरस्तु। हाँ, जिसे एरिस्टोटल भी कहते हैं। इन्होंने हिस्टोरिया एनिमेलिया में 500 जंतुओं का वर्णन किया था। दूसरा है वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी, जिसके जनक थियोफेस्टस हैं। अच्छा। फिर वर्गीकरण विज्ञान, जिसे टेक्सोनॉमी कहते हैं, उसके पिता कैरोलिस लिनेयस हैं। वर्गीकरण के 3 मुख्य चरण बताए गए हैं। पहला, पहचान या आइडेंटिफिकेशन। दूसरा, वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन। और तीसरा, नामकरण या नॉमेनक्लेचर। सर एक डाउट है, जूलॉजी के जनक ने कौन सी किताब लिखी थी? क्या ये डिटेल दी है यहाँ? हाँ, स्लाइड पर स्पष्ट लिखा है कि अरस्तु ने हिस्टोरिया एनिमेलिया नामक किताब लिखी थी, जिसमें करीब 500 जंतुओं का वर्णन है। गॉट इट। सर इस रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स में क्या इंपॉर्टेंट है? इस बॉक्स में 2 जरूरी प्रश्न हैं। पहला, जंतु विज्ञान या जूलॉजी का जनक किसे माना जाता है? इसका उत्तर है सी, अरस्तु। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, वर्गीकरण का सबसे पहला चरण कौन सा होता है? इसका सही उत्तर बी, पहचान है। अच्छा, पहचान। ठीक है सर। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। जी। देखो, इस स्लाइड पर बीच में एक बड़ा सा 3D DNA स्ट्रैंड बना है जो डिवीजन को दिखा रहा है। हाँ, 2 अलग हिस्से हैं इसमें। सही कहा। एक तरफ एक कोशिका वाला जीव अमीबा जैसा बना है और दूसरी तरफ एक मनुष्य का 3D मॉडल है जो बहुकोशिकीय होने को दर्शाता है। स्लाइड का शीर्षक है जंतु जगत का प्राथमिक विभाजन। ये जंतुओं को 2 भागों में बांट रही है। पहला है प्रोटोजोआ। ये एक कोशिकीय यानी सिंगल सेल्ड और अत्यंत सूक्ष्म जीव होते हैं। राइट। इनमें ऊतक या टिश्यूज नहीं पाए जाते हैं। ये वर्गीकरण का सबसे निचला स्तर है। दूसरा है मेटाजोआ। ये बहुकोशिकीय यानी मल्टीसेलुलर प्राणी होते हैं। तो इसमें बड़े जानवर आते हैं? बिल्कुल, मनुष्य और अन्य सभी बड़े जंतु इसी श्रेणी में आते हैं। अध्ययन के लिए इसे आगे 9 प्रमुख संघों में बांटा गया है। सर यहाँ प्रोटोजोआ में टिश्यूज क्यों नहीं होते? क्योंकि स्लाइड साफ कहती है कि ये एक कोशिकीय यानी सिंगल सेल्ड होते हैं, इसलिए इनमें कई कोशिकाओं से बनने वाले ऊतक या टिश्यूज नहीं होते हैं। ओह, लॉजिक बिल्कुल क्लियर है। सर इस रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स में क्या इंपॉर्टेंट है? इस बॉक्स के प्रश्न एग्जाम में डायरेक्ट आएंगे। प्रश्न 1, मनुष्य किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? सही उत्तर है सी, मेटाजोआ। ठीक है। और प्रश्न 2, निम्नलिखित में से किसमें ऊतक यानी टिश्यूज नहीं पाए जाते हैं? इसका उत्तर है डी, प्रोटोजोआ। जी, समझ गई। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। अच्छा सर। देखो, इस स्लाइड पर 3 अलग-अलग सूक्ष्म जीवों के विजुअल्स हैं। एक इरेगुलर शेप वाला अमीबा है, एक हरे रंग का यूग्लिना है
और एक चप्पल के आकार का पैरामेशियम ऑर्गेनिज्म दिखाया गया है। हाँ, चप्पल जैसा दिख रहा है थोड़ा। इसका हेडिंग है संघ प्रोटोजोआ, सूक्ष्म जीवों का संसार। इसमें प्रमुख जीव दिए हैं। पहला, अमीबा। ये कूटपाद या सूडोपोडिया द्वारा भोजन ग्रहण करता है और इसका आकार अनिश्चित होता है। ओके। दूसरा, पैरामेशियम। ये चप्पल के आकार का होता है, इसलिए इसे स्लिपर एनिमलक्यूल कहते हैं और सीलिया द्वारा गति करता है। राइट। तीसरा, युग्लिना। इसे जंतु और पादप के बीच की योजक कड़ी यानी कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है। यहाँ प्रमुख रोग और वाहक भी दिए हैं, जैसे प्लाज्मोडियम से मलेरिया होता है और इसका वाहक मादा एनोफिलीज मच्छर है। स्लाइड में एक डिटेल है कि यह सबसे छोटा प्रोटोजोआ है। ओह वाओ, सबसे छोटा। हाँ, फिर ट्राइपेनोसोमा से नींद की बीमारी या स्लीपिंग सिकनेस होती है। इसका वाहक सीसी मक्खी है। एक नोट भी है इसमें कि एसेटाब्यूलेरिया सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है। सर, पैरामेशियम चलने के लिए किस चीज का उपयोग करता है? स्लाइड में क्लियरली लिखा है कि पैरामेशियम सीलिया द्वारा गति करता है। अच्छा, सीलिया। सर, ये रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स में क्या इंपॉर्टेंट है? ये बहुत जरूरी है। प्रश्न 1, जंतु और पादप के बीच की योजक कड़ी किसे माना जाता है? इसका जवाब है बी, युग्लिना। ठीक है। प्रश्न 2, नींद की बीमारी या स्लीपिंग सिकनेस किसके कारण होती है? इसका उत्तर है बी, ट्राइपेनोसोमा। जी सर, नोट कर लिया। अब अगली स्लाइड देखते हैं। जी सर। देखो, इस स्लाइड पर 2 हिस्से हैं। बाईं तरफ एक नारंगी रंग का स्पंज जैसा जीव है जिसमें कई छेद या पोर्स हैं। हाँ, काफी छेद हैं इसमें। और दाईं तरफ एक जेलीफिश और रंग बिरंगे कोरल का समुद्र के अंदर का विजुअल है। हेडिंग है संघ पोरेफेरा और कोएलेंटेरा। पहले पोरेफेरा की बात करते हैं। जी। ये छिद्रों वाले स्थिर जलीय जीव हैं, जंतु जगत का स्पंज कहलाते हैं। इनके शरीर के छिद्रों को ऑस्टिया कहते हैं। उदाहरण के लिए यूस्पंजिया, जिसे बाथ स्पंज कहते हैं, साइकॉन और यूप्लेक्टेला। ओके, तो इनमें छेद होते हैं। बिल्कुल। दूसरी तरफ कोएलेंटेरा है। इनमें धागे जैसी संरचना होती है जिसे टेंटिकल्स कहते हैं। पर एक खास बात, इनमें श्वासन व रक्त तंत्र अनुपस्थित होता है। अच्छा, ब्रीदिंग और ब्लड सिस्टम नहीं होता। सही कहा। इसमें मूंगा यानी कोरल आता है जो कैल्शियम कार्बोनेट स्रावित करता है और इसे समुद्र का बगीचा कहते हैं। अन्य उदाहरण हैं हाइड्रा और जेलीफिश। सर, बाथ स्पंज का साइंटिफिक नाम क्या दिया है स्लाइड में? स्लाइड में उदाहरणों के अंदर बाथ स्पंज को यूस्पोंजिया कहा गया है। ओके, यूस्पोंजिया। सर, इस रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स में क्या इंपॉर्टेंट है? इसमें क्लासिफिकेशन पर डायरेक्ट सवाल हैं। प्रश्न 1, बाथ स्पंज के नाम से किसे जाना जाता है? सही उत्तर सी, यूस्पोंजिया है। ठीक है। प्रश्न 2, समुद्र का बगीचा किसे कहा जाता है? सही उत्तर है बी, मूंगा या कोरल। जी सर। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। जी। देखो, इस स्लाइड पर 2 तरह के वर्म्स दिखाए गए हैं। एक तरफ बिल्कुल चपटी प्लेट जैसी संरचना वाले वर्म्स हैं। हाँ, और दूसरी तरफ वो गोल धागे जैसा कॉइल्ड वर्म दिखाया गया है। सही पहचान है। हेडिंग है कृमि, चपटे और गोल परजीवी जीव। चपटे कृमि, जिन्हें प्लैटीहेल्मिन्थीज कहते हैं, इनका आकार प्लेट की तरह चपटा होता है। इनमें आहारनाल नहीं होती। ये पूर्ण परजीवी यानी पैरासाइट्स हैं। ओ, पूर्ण परजीवी। हाँ, उदाहरण के लिए टेनिया, जिसे टेपवॉर्म कहते हैं, ये मनुष्य की आंत या इंटेस्टाइन में पाया जाता है। अन्य उदाहरण हैं फसियोला, जिसे लिवर फ्लूक कहते हैं, और प्लेनेरिया। ओके। दूसरी तरफ गोल कृमि हैं, जिन्हें एस्किलमिन्थीज या निमेटोडा कहा जाता है। ये धागेनुमा और गोल आकार के होते हैं, जैसे एस्करस, जो छोटी आंत में बीमारी पैदा करता है। अच्छा। और वुचिरेरिया, जो हाथी पाँव या एलिफेंटाइसिस बीमारी का प्रमुख कारण है। इस बीमारी से पैरों में भारी सूजन आती है। सर, एक सवाल था, क्या चपटे कृमि अपना खाना खुद पचा सकते हैं? देखो, स्लाइड में बताया गया है कि इनमें आहार नाल नहीं होती और ये पूर्ण परजीवी हैं। इसलिए ये पोषण के लिए डायरेक्टली होस्ट पर निर्भर करते हैं, खुद नहीं पचाते। ओ, समझ गई। सर, इस रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स में क्या इंपॉर्टेंट है? इसमें बीमारियों और पैरासाइट की लोकेशन पूछी गई है। प्रश्न 1, हाथी पाँव बीमारी किस कृमि के कारण होती है? सही जवाब बी, वुचिरेरिया है। ठीक है। प्रश्न 2, फीता कृमि या टेपवर्म मनुष्य के शरीर में मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? इसका उत्तर सी, आंत है। जी सर, क्लियर है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। जी सर।
देखो, इस स्लाइड पर एक लंबा अर्थवर्म है जिसके शरीर पर रिंग्स या सेगमेंट्स बने हुए हैं। उसके साथ में एक भौरा या बीटल और एक मकड़ी बनी हुई है। हाँ, और मकड़ी के 8 पैर हाईलाइट किए गए हैं। एकदम सही। हेडिंग है खंडित शरीर और प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ। पहले संघ एनेलिडा। इनका शरीर कई छल्लों या खंडों से बना होता है। मतलब सेगमेंट से। हाँ, केंचुआ यानी अर्थवॉर्म इसका उदाहरण है। इसे किसान का मित्र कहा जाता है क्योंकि ये मिट्टी को भुरभुरा कर उपजाऊ बनाता है। अन्य उदाहरण हैं जोंक और नेरेस। राइट। दूसरी तरफ संघ आर्थ्रोपोडा है। ये पृथ्वी का सबसे बड़ा संघ है। करीब 2/3 जीव इसमें आते हैं। इसके अंदर कीट वर्ग या इंसेक्टा आता है। अच्छा, इंसेक्ट्स। हाँ, इनमें 6 पैर होते हैं और इनका श्वसन ट्रैकिया से होता है। लेकिन यहाँ एक अपवाद है जो इम्पोर्टेंट है। मकड़ी या स्पाइडर के 8 पैर होते हैं, इसलिए ये कीट वर्ग में नहीं आती है। वेट सर, मकड़ी को कीट वर्ग में क्यों नहीं रखा गया एग्जैक्ट? स्लाइड में साफ अपवाद दिया गया है कि मकड़ी के 8 पैर होते हैं जबकि कीट वर्ग में आने के लिए 6 पैर होते हैं, इसलिए ये इंसेक्टा में नहीं आती। अब काउंटिंग का फर्क है बस। सर, इस रेड एग्जाम अलॉट बॉक्स में क्या इंपॉर्टेंट है? एग्जाम के लिए इनके फीचर्स याद रखने हैं। प्रश्न 1, केंचुए को किसान का मित्र क्यों कहा जाता है? सही जवाब बी, मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। ठीक है। प्रश्न 2, मकड़ी कीट वर्ग में क्यों नहीं आती? इसका सही उत्तर सी, इसके 8 पैर होते हैं। जी, समझ आ गया। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। अच्छा। देखो, इस स्लाइड पर बाईं तरफ एक ऑक्टोपस है जो एक सफेद शंख, जिसे कैल्शियम शेल कहते हैं, उसके अंदर से निकल रहा है। दाईं तरफ एक स्टारफिश है जिसकी त्वचा पर बहुत सारे कांटे साफ दिख रहे हैं। हाँ, कांटेदार त्वचा दिख रही है। हेडिंग है कठोर आवरण और कांटेदार त्वचा। संघ मोलस्का की बात करें तो ये दूसरा सबसे बड़ा संघ है। इनके मुलायम शरीर की सुरक्षा के लिए कैल्शियम कार्बोनेट का कठोर आवरण होता है। ओके, एक शेल होता है। हाँ, ऑक्टोपस के 8 पैर होते हैं और इसे डेविल फिश भी कहते हैं। अन्य उदाहरण हैं सीपिया, जिसे कटल फिश कहते हैं, और घोंगा या स्नेल। राइट। दूसरी तरफ संघ इकिनोडर्माटा है। ये पूर्णतः समुद्री जीव हैं, मतलब केवल समुद्र में पाए जाते हैं। इनकी त्वचा कांटेदार यानी स्पाइनी स्किन होती है। अच्छा। उदाहरण के लिए स्टारफिश। स्लाइड में नोट है कि ये असली मछली नहीं है। अन्य उदाहरण है सी अर्चिन, समुद्री खीरा या सी क्यूकम्बर और ब्रिटल स्टार। सर, ऑक्टोपस को और किस नाम से जाना जाता है? देखो, स्लाइड के अनुसार ऑक्टोपस को डेविल फिश भी कहा जाता है। ओह, डेविल फिश। सर, इस रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स में क्या इंपॉर्टेंट है? ये दोनों प्रश्न काफी कॉमन है। प्रश्न 1, डेविल फिश के नाम से किसे जाना जाता है? सही उत्तर है सी, ऑक्टोपस। ओके। प्रश्न 2, निम्नलिखित में से किस संघ के जीव केवल समुद्र में पाए जाते हैं? इसका सही उत्तर बी, इकिनोडर्माटा है। जी सर, नोट कर लिया। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। जी सर। देखो, इस स्लाइड पर एक कंपैरिजन टेबल या चार्ट बना है जिसमें एक तरफ ग्रीन टिक के साथ ट्रू फिशेस की लिस्ट है और दूसरी तरफ रेड क्रॉस के साथ फॉल्स फिशेस की लिस्ट दी गई है। साथ ही नीचे एक बड़ी वार्निंग बॉक्स दी गई है। हाँ, ट्रू और फॉल्स फिशेस। हेडिंग है मत्स्य वर्ग, वास्तविक और अवास्तविक मछलियां। मत्स्य वर्ग यानी पाइसेस की विशेषताएं हैं कि इनके हृदय में केवल 2 चैम्बर होते हैं और ये गिल्स से श्वासन करते हैं। अच्छा, 2 चैम्बर। हाँ, शार्क, जिसे डॉग फिश भी कहते हैं, उसमें एक भी हड्डी नहीं होती। गंबूशिया, जिसे मॉस्किटो फिश कहते हैं, तालाबों में मच्छरों के लार्वा को खाने और नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त होती है। और एक फैक्ट, पाषाण मछली सबसे जहरीली है। ओ, स्टोन फिश सबसे जहरीली होती है। बिल्कुल। टेबल के हिसाब से ट्रू फिशेज हैं शार्क, सी हॉर्स, गंब्यूजिया, कटला और रोहू। फॉल्स फिशेज हैं जेलीफिश, जो कोलंटेरेटा है, स्टारफिश, जो एकिनोडर्माटा है, कटल फिश और डेविल फिश, जो मॉलस्का हैं, और सिल्वर फिश। ओके, तो इनके नाम में फिश है पर ये मछली नहीं। सही। और चेतावनी बॉक्स में लिखा है कि डॉल्फिन और व्हेल स्तनधारी यानी मैमल्स हैं, मछली नहीं। सर, क्या सी हॉर्स सच में एक फिश होती है? हाँ, इस टेबल के मुताबिक सी हॉर्स ट्रू फिशेज वाले कॉलम में आती है, यानी ये वास्तविक मछली है। अच्छा, घोड़े जैसी दिखती है पर फिश है। सर, इस रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स में क्या इंपॉर्टेंट है? इसमें एग्जाम्पल्स को घुमाकर पूछा गया है। प्रश्न 1, मच्छरों को नियंत्रित करने के लिए किस मछली का प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर है बी, गंब्यूजिया। ठीक है। प्रश्न 2, निम्नलिखित में से कौन सी एक वास्तविक मछली या ट्रू फिश है? इसका जवाब है सी, समुद्री घोड़ा या सी हॉर्स। जी सर, क्लियर है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। जी।
देखो, इस स्लाइड पर एक डायोरामा जैसा मॉडल बना है। आधा हिस्सा पानी का है जिसमें मेंढक है, और आधा सूखी जमीन या रेत का है जिस पर एक कोबरा फन फैलाई बैठा है। दोनों पर एक पॉइंटर है जो 3 चेम्बर्ड हार्ट दिखा रहा है। ओके, 3 चेम्बर्ड हार्ट। हेडिंग है उभयचर और सरीसृप, जल और थल के जीव। वर्ग उभयचर यानी एम्फीबिया, ये जल और स्थल दोनों जगह रहते हैं। इनके हृदय में 3 चेम्बर होते हैं। राइट। श्वासन के लिए ये गिल्स, फेफड़े और त्वचा तीनों से आवश्यकता अनुसार ब्रीदिंग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मेंढक और सैलामेंडर। ठीक है। दूसरी तरफ वर्ग सरीसृप यानी रेप्टिलिया है। ये रेंग कर चलने वाले जीव हैं। इनके हृदय में भी 3 चेम्बर होते हैं। यहाँ कुछ खास फैक्ट्स हैं, जैसे किंग कोबरा दुनिया का एकमात्र सांप है जो घोंसला बनाता है। ओह वाओ, घोंसला बनाता है। हाँ, हेलोडर्मा दुनिया की एकमात्र जहरीली छिपकली है, और ड्रेको एक उड़ने वाली छिपकली है। सर, क्या किंग कोबरा के अलावा कोई और सांप अपना घोंसला बनाता है? नहीं, देखो स्लाइड में साफ लिखा है कि किंग कोबरा दुनिया का एकमात्र सांप है जो घोंसला बनाता है। इसके अलावा कोई नहीं। समझ गई। सर, इस रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स में क्या इंपॉर्टेंट है? ये दोनों फैक्ट्स एग्जाम के लिए डायरेक्ट हैं। प्रश्न 1, उभयचर जीवों के हृदय में कितने चेंबर होते हैं? सही उत्तर है बी, 3। ओके। प्रश्न 2, दुनिया का एकमात्र ऐसा सांप कौन सा है जो घोंसला बनाता है? सही उत्तर है बी, किंग कोबरा। जी सर। चलो अब आखिरी स्लाइड देखते हैं। जी सर। देखो, इस स्लाइड पर एक बड़ी ब्लू व्हेल पानी के बाहर उछलती हुई दिख रही है। एक शुतुरमुर्ग या ऑस्ट्रिच खड़ा है और एक चमगादड़ उड़ रही है। इन सभी की तरफ एक कॉमन लेबल 4 चेम्बर्ड हार्ट पॉइंट कर रहा है। हाँ, कॉमन लेबल दिख रहा है। हेडिंग है पक्षी और स्तनाधारी, विकास का सर्वोच्च शिखर। पहले पक्षी वर्ग यानी एवीज। इनका खून गर्म होता है, हृदय में 4 चेम्बर होते हैं और उड़ने के लिए हड्डियां खोखली होती हैं। अच्छा। सबसे छोटा पक्षी हमिंगबर्ड है जो उल्टी उड़ान भर सकता है। सबसे बड़ा शुतुरमुर्ग है। सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी अबाबील या स्विफ्ट है, और कीवी केवल न्यूजीलैंड में पाया जाता है। राइट। फिर स्तनाधारी यानी मैमेलिया, ये भी गर्म खून वाले हैं। 4 चेम्बर हार्ट होता है और ये बच्चों को जन्म देते हैं जिन्हें विविपेरस कहते हैं। ओके। सबसे बड़ा स्तनाधारी ब्लू व्हेल है। सबसे छोटा श्रू है। उड़ने वाला स्तनाधारी चमगादड़ या बैट है। यहाँ कुछ अपवाद भी हैं, जैसे इकिडना और प्लेटिपस अंडे देते हैं और कैंगरू अपरिपक्व बच्चों को जन्म देते हैं। सर, एक डाउट है, पक्षियों की हड्डियां खोखली क्यों होती हैं? स्लाइड में लिखा है कि उन्हें उड़ने में मदद करने के लिए उनकी हड्डियां खोखली होती हैं, जिससे वजन कम रहे। ओह, लॉजिकल है। सर, इस रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स में क्या इंपॉर्टेंट है? ये एक्सेप्शंस और स्पेसिफिक केसेस पर आधारित हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी अंडे देता है? सही उत्तर है सी, प्लेटिपस। ठीक है। प्रश्न 2, कौन सा स्तनधारी उड़ सकता है? सही उत्तर है सी, चमगादड़। जी सर। तो इसके साथ हमने इन सारी स्लाइड्स और इनके एग्जाम अलर्ट क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। हर एक वर्ग की विशेषताएं और एक्सेप्शंस ध्यान से रिवाइज करना। आज की क्लास यहीं समाप्त कर